स्काई केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था स्टार इफेक्ट फर्स्ट, स्टार इफेक्ट सेकंड। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट भी कहा जाता है और सेकंड ऑर्डर स्टार इफेक्ट भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन। लास्ट टॉपिक इस टॉपिक का माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। एनएमआर इसमें बचती है और आपकी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें बचती है। ठीक है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कौन कौन सी एप्लीकेशन है, फिर इसके लिमिटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहले बता देना चाहता हूँ, इसकी लिमिटेशन तो ये है कि इसमें मॉलिक्यूल अब गैसीय स्टेट में होना चाहिए। यानी अगर आपके सॉलिड अगर लिक्विड में होगा तो क्या होगा, अगर वह सॉलिड में है तो फ्री रोटेशन नहीं कर सकता भाई साहब। अगर वह ज्यादा लिक्विड में है तो दूर दूर होगा और क्या होगा, फ्री रोटेशन करना करेगा तो, लेकिन इतना नहीं करेगा। लेकिन ज्यादा दूर दूर होगा आसानी से फ्री रोटेशन करेगा। ठीक है, करने के बाद अपन क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ने पड़ रहे हैं। दूसरी बात आती है इसमें निकल कर मॉलिक्यूल गैस स्टेट में होना चाहिए। दूसरी बात मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, आपके डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। डाइपोल मूवमेंट मैंने बताया था, दो आपके न्यूक्लियस है उनके बीच में, दो आपके कोई भी एटम है उनके न्यूक्लियस उनके बीच की जो दूरी होती है उस दूरी का गुणनफल क्या होता है, आपके क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है, जिसपे एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, यानी जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो पॉजिटिव चार्ज लेगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो नेगेटिव चार्ज लेगी। ठीक है, ये है डाइपोल मूवमेंट। अब इसके बाद अपन देखते वाले हैं, इसके बाद डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, गैस स्टेज में होना चाहिए। अब इसके बाद अपन इसका उपयोग क्या क्या करते थे, इसका उपयोग माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग होता है आपके माइक्रोवेव ओवन में। नॉर्मल सी बात है, 2.65 गीगाहर्ट्ज जो है वो क्या करता है, कार्य करता है। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं क्या होता है, दूसरे क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। टू एटम के बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है उसके बारे में अपने ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। और उसके बाद अपन क्या बात करने वाले हैं, उसके बाद अपन बात करने वाले हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आ गई। इसके बाद आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट यानी आइसोटोपिक शिफ्ट क्या होता है, रोटेशनल शिफ्ट पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, देखिए आप। अब इसमें देखने पर अपन क्या करते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ intermolecular distance between two atom, यानी दो एटम है उसके अपन क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कौन सी होती है, मेरे पास ये दो मान लीजिए एटम है, इनके बीच में जो नाभिक है जो पॉजिटिव चार्ज युक्त होता है उनके बीच की जो दूरी होती है उसको इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं, उसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम विद द हेल्प ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और इसके लिए हमें फॉर्मूला भी होता है। वो फॉर्मूला देखिए क्या होता है, इसके बाद इसमें कुछ फॉर्मूला आता है। देखिए अपने ने पढ़ा था जो एनर्जी लेवल होता है और उसका अपने स्पेक्ट्रा बनाया था, इसमें 2b का डिफरेंस था, 2b 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 2b। तो ये जो 2b का डिफरेंस है, 2b j बराबर 0 पे, इसमें जो डिफरेंस आया था एनर्जी लेवल का, रोटेशनल एनर्जी लेवल आया था ना रे, वो अभी नहीं बराबर आया था। बराबर आने के कारण अपन पता चल गया इनकी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस 2b रहती है कि तो अन्य मॉलिक्यूल पे चला जाए। जब अब ये अगर वह मॉलिक्यूल हायर स्टेट में जाएगा तो अब जो स्पेक्ट्रा है, अगर हायर से लो में आएगा तो इस स्पेक्ट्रा है, हायर में मतलब J0 से जाएगा J1 में, इस प्रकार जाएगा। सिलेक्शन रूल पढ़ा था, यानी जो सिलेक्शन रूल ये बताता है कि जो मॉलिक्यूल है वो अपना आएगा J डेल J प्लस माइनस 1, यानी उसका मान अधिकतम एक ही होगा, यानी वह एक ही शिफ्टिंग करेगा। ये समझे, अगर ये यहाँ पर है तो ये J बराबर 0 से 1 में जा सकता है और 1 से 2 में जा सकता है मॉलिक्यूल, लेकिन ये कहां से नहीं जा सकता, 0 से 2 में नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये फॉरबिडन है और ये क्या है, इसके लिए क्या है, ये मान्य है। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ये बता दिए इसमें। अब आगे समझ में ये क्या कहना चाहता है, किस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगी, डिटरमिनेशन अपन कर सकते हैं इसका। इसके बाद अब इसके बाद पढ़िए अपन क्या है यहाँ पर
डिटर्मिनेशन ऑफ कर सकते हैं अपन किसका, बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का, ठीक है, और उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी पता कर सकते हैं। अब दूसरी बात क्या है, इसमें कुछ अपने इक्वेशन बनती है। इक्वेशन देखिए, इक्वेशन में अपन क्या लिख सकते हैं, अपनों ने पढ़ा था जेरोम कांस्टेंट का मान क्या होता है, b इक्वल टू होता है प्लांक कांस्टेंट 8 पाई स्क्वायर i c, ठीक है, i c, i इक्वल टू म्यू r स्क्वायर, म्यू r स्क्वायर, म्यू और r क्या है और म्यू क्या है, r है ना, r तो है अपन पता था, यानी दो दूरी होती है, एक मॉलिक्यूल और b मॉलिक्यूल दोनों के बीच की दूरी, म्यू आपके रिड्यूस मास है, म्यू का मान होता है m1 प्लस m2, m1 m2, m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2, I का मान जड़त्व आघूर्ण है। अब इससे अपन क्या लिख सकते हैं, अपन डिस्टेंस किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से r स्क्वायर इधर ले आऊंगा तो r स्क्वायर म्यू अपॉन i, ठीक है, म्यू अपॉन i, ये इसके गुणा में है, नीचे जाके भाग में आ जाएगा, r का मान हो जाएगा रूट म्यू अपॉन i, ठीक है। इस प्रकार अपन क्या देंगे, अपन को डिस्टेंस दे देगा, म्यू इतना है तो बताइए i बताइए, या i है और म्यू इतना है तो r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है अपने सामने, ठीक है, और इसे एक एग्जांपल के द्वारा और, ठीक है। अब ये उतारिए आप, फर्स्ट एप्लीकेशन इसको सोल्व किया है, ये उतारिए, ठीक है, रिड्यूस मास। अब इसके बाद अपन बताने वाले हैं इसका उपयोग और किस उपयोग में किया जाता है, आइसोटोपिक शिफ्ट के बारे में इसका उपयोग किया जा सकता है, आइसोटोपिक इफेक्ट के बारे में इसका क्या किया जा सकता है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोटोपिक शिफ्ट, यानी इसके बारे में क्या पता चल सकता है, आइसोटोपिक शिफ्ट कितना है, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ेंगे, आइसोटोपिक शिफ्ट के कारण रोटेशनल स्पेक्ट्रम का पता चलता है, रोटेशनल ROTATION, रोटेशनल स्पेक्ट्रम आइसोटोपिक शिफ्ट के। दूसरा क्या है इसकी, रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम के द्वारा क्या पता चलता है, स्पेक्ट्रम के द्वारा आइसोटोपिक शिफ्ट का पता चलता है। आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था ना पिछले लेक्चर में, वही है, शिफ्ट का पता चलता है। कैसे पता लगाएंगे, ठीक है, अपन अब एमएससी में हो गए तो अपन क्या करना है, थोड़ा डिटेल से बताना होगा। तो शिफ्ट का पता कैसे चलता है, मेरे पास दो है, ठीक है। पहले आइसोटोप क्या होता है, ये तो पता ही होना चाहिए। आइसोटोप वो होता है जिसका क्या हो, मॉलिक्यूलर वेट हो, यानी इसका क्या हो, द्रव्यमान हो, ठीक है, मास हो, वो तो क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन इसका जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या हो, सेम हो, एटॉमिक नंबर, ठीक है, जैसे कार्बन है और कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, 6 है, ठीक है, ठीक है, और इसका ये कितना होता है, ये एक के लिए 12 है, एक के लिए 13 है। ये ऊपर वाला क्या दर्शाया जाता है, ऊपर वाला और नीचे वाला क्या दर्शाया जाता है परमाणु क्रमांक में, ऊपर तो मास, नीचे इसके एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब ये कार्बन 12 मॉलिक्यूल और कार्बन 13 एक दूसरे के समस्थानिक है, ठीक है। अब इसका उपयोग करेंगे अपन, किस प्रकार बताएंगे कि इसका रोटेशनल स्पेक्ट्रम शिफ्टिंग किस प्रकार पता चलेगा। इसके लिए अपन ने पढ़ा था, बी होता है यहाँ पर जेरोम कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट जेरोम कांस्टेंट, बी इक्वल टू एच प्लांक कांस्टेंट 8 पाई स्क्वायर IC, ठीक है ये। अब इसकी जगह अपन आई भी दे सकते हैं, तो आई धरेंगे तो h अपॉन 8 पाई स्क्वायर b कोमा c, ये है। तो इस रिलेशन से अपन क्या लिख सकते हैं, i का मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल है b के, ठीक है, इस पर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और i का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, म्यू r स्क्वायर। तो म्यू, अगर म्यू का मान बढ़ रहा है, i का मान बढ़ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से अगर शिफ्टिंग होगी तो इसमें अलग अलग शिफ्टिंग होगी, ठीक है। यानी कार्बन 12 का अगर आपके एनर्जी स्पेक्ट्रा लेवल ज्यादा बड़ा है तो आपकी 13 का क्या होगा, उससे थोड़ा नीचे ही आ जाएगा। अब इसे बना के भी दिखा देते हैं अपने को, अपना क्या रहता है, बनाना पड़ेगा, बना देते हैं किस प्रकार से अपने ये करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें कार्बन 12 और कार्बन 13, ये स्पेक्ट्रम है,
ये स्पेक्ट्रम है, J बराबर 0 एनर्जी लेवल, J बराबर 0 कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है 12, ठीक है, यहाँ पर 13 और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड कर लेना 12 और 12, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कार्बन 13 के लिए ले रहा हूँ, ये कार्बन मोनोऑक्साइड 12 मान रहा हूँ। अब 12 और 13 में ये तो एक प्रकार का समस्थानिक है, ये जो इसका होता ही है, जो क्या होता है प्रॉपर होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें अपन क्या बनाएंगे, एनर्जी स्पेक्ट्रम लेवल बनाएंगे। तो लेवल बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, जब इसमें लेवल दर्शाएंगे तो इस प्रकार से दर्शा देंगे, J बराबर 0, J बराबर 1, J बराबर 2। ये J बराबर 1 यहाँ आ रहा है तो इसका थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये J बराबर 1 इसका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये J बराबर 2 ये थोड़ा इसकी ज्यादा स्प्लिट है, ये थोड़ा सा झुक के आएगा, मतलब J बराबर 2 यहाँ आ जाएगा। तो अपने को क्या पता चल रहा है, इस स्पेक्ट्रम के द्वारा अपने क्या पता लिख रहे हैं, J बराबर 1, J बराबर 2, J बराबर 3, थोड़ा डॉट 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 J बराबर 3। तो अब इसके द्वारा क्या बता रहे हैं, इसके द्वारा ये बता रहे हैं कि जो नॉर्मल है उसमें तो क्या है, एनर्जी स्प्लिटिंग है, जो लेवल की एक मॉलिक्यूल से दूसरी मॉलिक्यूल में एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल जा रहा है वो थोड़ा ज्यादा है गैप, और इसमें क्या है पहले ही पहुंच जाएगा, ये थोड़ा पहले ही पहुंच गया, ये पहले ही पहुंच गया और ये पहले ही पहुंच गया। इस प्रकार ये थोड़ा ज्यादा समय, इसमें ज्यादा टाइम और ज्यादा टाइम, तो इस प्रकार अपन बता सकते हैं ना, यानी आइसोटॉपिक की किस प्रकार से स्प्लिटिंग होगी, ठीक है, इस प्रकार से अपन बता सकते हैं। और इसके बाद अपने आते हैं कुछ और इसके पॉइंट, इसके द्वारा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में क्या पता चलता है, इसका उपयोग कमर्शियल व इंडस्ट्रियल एरिया के लिए किया जा सकता है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, इसका उपयोग कम्युनिकेशन के लिए भी किया जाता है। वैसा कम्युनिकेशन कैसे, कम्युनिकेशन आपके फोन है, टेलीविजन है, ठीक है, रेडियो है, ये सभी कम्युनिकेशन के साधन है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद क्या आता है, इसके बाद अपना आता है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में कम्युनिकेशन, रडार भी ये इसी तरंगों पे कार्य करता है रडार, ठीक है। रडार क्या करता है, कोई अननोन सोर्सेस का प्लेन है, यानी किसी विदेशी देश का हमला करने वाला, तो उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अपने भी जो प्लेन है, हवाई अड्डे हैं, उन पे अपना पता चल जाता है अब ये प्लेन कहाँ है, अब ये कहाँ है। उनके पास रडार ही तो होता है, शिपों में भी रडार लगा होता है, यानी बड़े बड़े अपने क्या होते हैं, जहाज होते हैं, बहुत बड़ा समुद्र होता है, कहीं भी वो घूम सकते हैं। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, रडार लगाए होते हैं और उनका सिग्नल डिटेक्ट होता रहता है, जिससे वो पहचान सकते हैं हाँ भाई इतनी इस दिशा में है और इतनी दूरी पर है। तो वो रडार होते हैं, पनडुब्बी में रडार काम में आता है, बहुत तगड़े तगड़े रडार आ गए हैं। और एक ऐसा भी आया है अमेरिका के पास, एक ऐसा भी हेलीकॉप्टर तो नहीं कह सकते, जेट है, वो क्या करता है, रडार को डिटेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि उस पे जो कुछ प्लेटें इस प्रकार की लगी होती है जिससे वो सिग्नल ही नहीं निकल पाते, ठीक है। इस प्रकार से धीरे धीरे कंट्री डेवलप हो रही है, इस प्रकार से विकास हो रहा है। हो सकता है तो अपनी इंडिया में भी वह आ जाएगा, ठीक है। आज ये अपना टॉपिक पूरा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके एरिया के कुछ उपयोग बता दिए, लिमिटेशन बता दी पोलर मॉलिक्यूल के लिए, और गैस स्टेट में ये क्या होता है, मॉलिक्यूल इसमें कार्य करता है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, ऑर्गेनिक को लेके चलते हुए, ठीक है। SIR इफेक्ट चल रहा था, SIR इफेक्ट बताएंगे, स्ट्रिंग विल्सन ऑफ रेजोनेंस बताएंगे, उसके एग्जांपल कराएंगे, उसका इफेक्ट बताएंगे। और उसके बाद अपन 2 लेक्चर लेंगे, 2 लेक्चर में इसके बाद ये अपन चालू करने वाले हैं इनऑर्गेनिक फिजिकल या फिजिकल चालू स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिजिकल स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, बाय।